इस कहानी में हम देखेंगे एक ऐसे एलियन को जिसको मारना लगभग नामुमकिन है। वो कई सौ लोगों को और किसी भी खतरनाक जानवर को मौत के घाट चुटकियों में उतार सकता है। और ऐसे खतरनाक एलियन से इस कहानी में एक लड़की योद्धा लड़ेगी। मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 1719 से। यहाँ हम देखते हैं कुछ आदिवासी कबीले के लोगों को। यहाँ हम एक आदिवासी लड़की को देखते हैं जिसका नाम नारू होता है। नारू का सपना था एक काबिल योद्धा बनना, लेकिन पुराने टाइम में कबीले के लोग भी नहीं माना करते थे कि एक लड़की कभी योद्धा बन सकती है। लेकिन फिर भी नारू कभी हार नहीं मानती थी। उसने एक कुल्हाड़ी बनाई हुई होती है। वो उस कुल्हाड़ी से अपने डॉग के साथ जंगल में प्रैक्टिस किया करती थी। एक दिन नारू जंगल में अपने डॉग के साथ जाती है। वो एक डियर को हंट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डियर काफी तेज था और वो वहाँ से भाग जाता है। नारू का डॉग डियर का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। नारू वहाँ पहुँचती है और अपने डॉग को एक ट्रैप में फंसा हुआ पाती है। लेकिन ये समय इतना पुराना था कि यहाँ पर कबीले के लोग किसी ट्रैप के बारे में नहीं जानते थे। नारू किसी तरीके से अपने डॉग को बचा लेती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये चीज जंगल में किसने रखी। तभी नारू को आसमान से कुछ आवाजें आती हैं। वो भागकर जंगल से बाहर निकलती है और आसमान की ओर देखने लगती है। वहाँ आसमान में उसे एक यूएफओ उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो उस यूएफओ को पूरी तरीके से नहीं देख पाती। ये कहानी 1719 की है और इस टाइम पर कोई भी इंसान यूएफओ के बारे में नहीं जाना करता था। नारू को लगता है वो कोई थंडरबर्ड होगी, इसीलिए वो उस चीज पर ज्यादा गौर नहीं करती। तभी वहाँ पर नारू का भाई ताबे पहुंच जाता है। ताबू कबीले का काफी अच्छा योद्धा था। उसका निशाना इतना पक्का था कि वो एक ही तीर से उड़ती हुई ईगल को मार डालता है। नारू ताबे से बोलती है एक दिन वो भी काफी बड़ी योद्धा बनेगी और अपने कबीले की चीफ योद्धा बनेगी। लेकिन उसका भाई ताबे बोलता है कि वो उसके बस की काम नहीं, क्योंकि उसके लिए उसे काफी बड़े शिकार को मारना होगा और ये काम वो कोई एक छोटी सी कुल्हाड़ी से नहीं कर सकती। लेकिन नारू को ये बात बुरी लग जाती है। अब नारू घर पहुंचती है और अपनी माँ से अपने योद्धा बनने के सपने के बारे में बात करने लगती है। लेकिन नारू की माँ का मानना भी यही था कि लड़की कभी योद्धा नहीं बन सकती और उसे अपनी माँ की तरह जड़ी बूटियों के बारे में सीख लेना चाहिए, ताकि वो कबीले के जख्मी हुए लोगों को मौका आने पर बचा सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी एलियन स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो नारू ने आसमान में उड़ते हुए देखी थी। इस स्पेसशिप के अंदर से एक एलियन बाहर आता है जिसको इस मूवी में प्रेडेटर बोला गया है। प्रेडेटर एक एलियन था जो कि बाहरी दुनिया से आया था। उसके पास काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। वो धरती पर आते ही गायब हो जाता है। दूसरी साइड नारू जंगल में फूल को इकट्ठा कर रही थी। दरअसल में ये फूल जड़ी बूटियों का काम करते हैं। लेकिन तभी उसे कुछ कबीले वालों की आवाज आती है। वो भागकर वहां जाती है। वहां उसे पता चलता है कि एक शेर उनके कबीले के एक लड़के को उठाकर ले गया है और वो लोग उस लड़के को ढूंढने जा रहे हैं। उनके साथ नारू का भाई टाबे भी होता है। नारू उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन टाबे उससे मना करता रहता है। नारू बोलती है अगर वो लड़का जिंदा हुआ तो मैं उसकी जड़ी बूटियां लगाकर इलाज करने में मदद कर सकती हूँ। टाबे ये बात मान जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी साइड जंगल में हमें एक सांप को दिखाया जाता है। सांप ने उस एलियन प्रेडेटर को महसूस कर लिया था, लेकिन प्रेडेटर गायब था और वो सांप को उठाकर बीच में से अलग कर देता है। दूसरी साइड कबीले के सभी लोग उस लड़के को ढूंढ रहे होते हैं और आखिरकार वो उन्हें मिल भी जाता है। नारू उसके पास पहुंचती है और देखती है कि वो जख्मी पड़ा हुआ था, लेकिन नारू को यह बात समझ नहीं आती क्योंकि शेर कभी भी अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। अब नारू उस लड़के के कुछ जड़ी बूटियां लगाने लगती है। तभी वो अपने पास से एक ऑरेंज फूल को निकालती है। दरअसल में इस ऑरेंज फूल को खाने के बाद किसी भी इंसान का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे उस लड़के का ज्यादा खून नहीं बहेगा और खून बहने की वजह से उसकी मौत नहीं होगी। अब कबीले के लोग उस लड़के को उठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन ताबे अकेला ही शेर का शिकार करने जा रहा था। नारू से बोलती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, क्योंकि वहाँ खाली शेर ही नहीं है, उसके अलावा कोई और भी वहाँ है। उसको लग रहा था कि शेर जब उस लड़के का शिकार करने के लिए आया होगा तो उसे किसी और चीज ने डरा दिया होगा, जिससे शेर वहाँ से भाग गया। लेकिन ताबे उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो नारू को बाकी लोगों के साथ घर भेज देता है। अब नारू जब घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसे वो सांप पड़ा हुआ मिलता है, जिसको बीच में से उस प्रेडेटर ने चीर दिया था। और वहीं नारू को जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान भी दिखते हैं। वो ये बात कबीले वालों को बताती है, लेकिन कबीले वालों का मानना था कि वो किसी भालू के निशान होंगे। नारू उनकी बात नहीं सुनती और वो अपने भाई को चौकन्ना करने के लिए चली जाती है। नारू के साथ कबीले का एक और लड़का जाता है। वो दोनों ताबे के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ नारू उसे सारी बात बताती है। लेकिन ताबे उससे बोलता है कि वो लोग अभी शेर के इलाके में हैं, इसीलिए उन्हें पहले शेर पर ध्यान लगाना होगा और उसे मारना होगा। नारू ताबे
ताबे से बोलती है उन्हें शेर के लिए एक चारा रखना होगा और जैसे ही शेर आएगा वो लोग उस पे हमला कर देंगे। ताबे उसकी बात मान जाता है। वो वहाँ शेर के लिए एक बेट रख देता है। वहीं एक पेड़ के ऊपर कबीले का एक लड़का और नारू बैठकर शेर का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर शेर पहुँच जाता है। वो कबीले के उस लड़के पर हमला करके उसे मार डालता है। वो नारू को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी नारू अपना एक चाकू निकाल लेती है। लेकिन तभी नारू का ध्यान आसमान की तरफ जाता है, जहाँ उसे दोबारा से एक स्पेसशिप दिखाई देती है और वो नीचे गिर जाती है। नारू की जब आँख खुलती है तो उसकी माँ उसके सामने बैठी हुई थी। वो अपने घर पर थी। नारू की माँ उसे बताती है कि ताबे उसे घर तक छोड़कर गया है और वो अकेले ही जंगल में शेर को मारने के लिए गया है। तभी नारू को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर पहुंचती है तो देखती है उसका भाई वापस लौट चुका था। ताबे ने अकेले ही शेर का शिकार कर लिया था। वो उसकी लाश को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अब कबीले के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। शेर का अकेले शिकार करना एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, इसीलिए कबीले के लोग ताबे को वहाँ का चीफ बना देते हैं। लेकिन इस बात से नारू थोड़ी दुखी थी, क्योंकि उसका बचपन से यही सपना था कि वो अपनी कबीले की चीफ बनना चाहती थी। तभी नारू ताबे से बोलती है कि उसने जंगल में शेर के अलावा एक और चीज को देखा था और उसका मानना है कि वो चीज शेर से भी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए उसे जंगल में जाकर उस चीज को ढूंढकर खत्म करना होगा। लेकिन ताबे उससे बोलता है कि वो उसके अकेले बस की नहीं है और वो भी उसके साथ जाएगा। इस बात पर नारू की ताबे से थोड़ी बहस हो जाती है। अगली सुबह नारू किसी को बिना बताए ही अपने डॉग के साथ जंगल की तरफ निकल जाती है। उसे जंगल में काफी सारे निशान दिखाई देते हैं। वो उन निशान से अंदाजा लगाने लगती है। दूसरी साइड हमें प्रेडेटर को दिखाया जाता है, जिस पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया था, लेकिन प्रेडेटर उसे बड़ी ही आसानी से मार डालता है और वो उसका सर काटकर अपने साथ ले जाता है। प्रेडेटर उस भेड़िए के सिर को एक गैस से पिघला देता है और उसकी खोपड़ी को अपने साथ रख लेता है। जो भी चीज उसे थोड़ी भी टक्कर दिया करती थी वो उसका खोपड़ा अपने साथ रिवॉर्ड के तरीके पर रख लिया करता था, ताकि जब वो अपने गृह पर लौटे तो अपने लोगों में वहाँ की बढ़ाई मार सके कि बाहर की दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है और उसने वहाँ के लोगों को मारकर उनके सर इकट्ठे किए हैं। दूसरी साइड नारू अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अपनी कुल्हाड़ी पर एक रस्सी को बांध लेती है, ताकि जब भी वो अपनी कुल्हाड़ी को फेंके तो उस रस्सी के जरिए उसको वापस खींच सके। वो जंगल में कुछ खरगोश का शिकार करके उन्हें पकाकर खा जाती है और रात को जंगल में ही सो जाती है। अगले दिन नारू जंगल में जाती है, जहाँ उसे काफी सारी बफेलोज मरी पड़ी दिखती हैं। लेकिन कमाल की बात ये थी कि उन बफेलोज की किसी ने खाल उधेड़ दी थी। उसे बफेलो के पास एक सिगार पड़ी हुई दिखती है, लेकिन नारू को सिगार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नारू अब आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसका पैर एक दलदल में पड़ जाता है। वो दलदल के अंदर धंसने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी कुल्हाड़ी का सहारा लेती है। वो अपनी कुल्हाड़ी को एक पेड़ पर फेंक कर मारती है। उसने अपनी कुल्हाड़ी में एक रस्सी बांध ली थी, जिसकी मदद से वो बाहर निकल आती है। दूसरी साइड प्रेडेटर भी उसी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर काफी सारी बफेलोज मरी पड़ी थी। वो देखता है इन सभी को किसी ने मारा है और समझ जाता है कि यहाँ पर कोई एक तगड़ा शिकारी है और उसे उसका शिकार करना होगा। दूसरी साइड नारू आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उसे एक भालू दिख जाता है। वो उस भालू को मारने के लिए अपना तीर कमान बाहर निकालती है, लेकिन तभी उसका तीर कमान टूट जाता है। तभी वहाँ पर नारू का डॉग पहुंच जाता है। वो उस भालू का ध्यान भटका देता है। नारू अपने तीर कमान को ठीक करके उस भालू को दोबारा से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो भालू काफी ज्यादा बड़ा था। अब वो उससे बचकर भागने लगती है और जाकर एक लकड़ियों के ढेर के नीचे छुप जाती है। भालू उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रेडेटर पहुंच जाता है। प्रेडेटर को पता चलता है ये कोई बड़ी चीज है जो कि उसे तगड़ी टक्कर दे सकती है, इसीलिए वो उससे लड़ाई में पहले उसकी टेक्निक देखता है। भालू प्रेडेटर पर काफी हमले करता है, जिससे प्रेडेटर का थोड़ा खून भी बाहर आ जाता है, जो कि हरे कलर का था। लेकिन अब प्रेडेटर अपनी ताकत दिखाता है और एक ही वार में उस भालू को मार डालता है और रिवॉर्ड के तौर पर वो उस भालू के खून से नहाता है। खून में भीगने की वजह से नारू को उसकी इनविजिबल बॉडी दिखने लगी थी। नारू उससे डरकर वहाँ से भागने लगती है। नारू को जंगल में अपने कबीले के कुछ लड़के दिखाई देते हैं। वो लड़के नारू को ही ढूंढने के लिए आए थे और ताबे उसे कहीं दूसरी साइड ढूंढ रहा था। वो नारू को अपने साथ जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन नारू उनसे बहस करने लगती है, जिस पर नारू के एक लड़के से लड़ाई भी हो जाती है। अब वो नारू को बांधकर साइड में बैठा देते हैं। तभी उन्हें जंगल में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ से एक छोटा सा जानवर बाहर आता है। वो लड़का उस जानवर को उठाकर शो ऑफ करने लगता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी पर कुछ लेजर पड़ती हैं। ये पुराना समय था तो लेजर के बारे में किसी को नहीं पता होता। तभी उसके सीने में कुछ तीर आकर घुस जाते हैं और वहाँ पहुंच जाता है प्रेडेटर। अब प्रेडेटर अपने असली रूप में आ जाता है और सबको दिखाई देने लगता है। दरअसल में उसके सर पर एक मास्क लगा हुआ था और ये मास्क काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का था। उसी मास्क के जरिए वो किसी
भी इंसान पर बड़ी ही आसानी से एम कर लेता था, और अगर उसका एक बार किसी चीज पर एम लॉक हो गया तो उस चीज को कोई नहीं बचा सकता। जैसे कि अभी उसने उस लड़के पर लेजर से एम कर तीर मारे थे। कबीले के बाकी लड़के प्रेडेटर पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसके लिए किसी इंसान को मारना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो बड़ी ही आसानी से उन कबीले वालों को मार डालता है। नारू वहाँ से बचकर भाग निकलती है। आगे जाकर नारू को अपने कबीले का एक और लड़का मिल जाता है। वो लोग झाड़ियों में छुप जाते हैं, लेकिन प्रेडेटर का मास्क हाई टेक्नोलॉजी का था। दरअसल में प्रेडेटर किसी भी इंसान को नहीं देख सकता था, बल्कि वो उसकी गर्मी से उसको पकड़ लिया करता था। अब नारू और वो लड़का वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन प्रेडेटर भी उनका पीछा कर रहा था। वो उस लड़के को पकड़कर मार डालता है। नारू वहाँ से बचकर भाग ही रही होती है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। प्रेडेटर नारू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर ट्रैप में फंसा हुआ देखकर वो उसे वहीं छोड़ जाता है। दरअसल में प्रेडेटर किसी भी निहत्थे इंसान को नहीं मारता था। उसको अपनी टक्कर का शिकारी चाहिए था जो उसका मुकाबला कर सके। अब नारू के पास कुछ फ्रेंच के सोल्जर्स आते हैं, जिनके पास बंदूकें भी थी। वो नारू को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। नारू देखती है कि फ्रेंच का लीडर वहाँ सिगार पी रहा था, और ऐसी ही सिगार उसने बफेलोस के पास पड़ी हुई देखी थी। यानी कि इन्हीं लोगों ने उन बफेलोस को मारा था, और यही लोग हैं जो जंगल में ट्रैप बिछा रहे हैं। अब नारू के पास एक आदमी रफेल आता है, जो कि काफी सारी भाषा जाना करता था। वो नारू से प्रेडेटर के बारे में पूछने लगता है। तभी वो लोग ताबे को उसके सामने ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके भाई ताबे को भी पकड़ लिया था। वो ताबे को उसके सामने टॉर्चर करने लगते हैं। अब वो नारू और ताबे को एक पेड़ से बांध देते हैं, ताकि जैसे ही प्रेडेटर उन्हें मारने के लिए आए तो फ्रेंच के लोग उसे मार डालें। लेकिन नारू जानती थी कि प्रेडेटर ऐसे इंसानों पर हमला नहीं करता जो निहत्थे होते हैं। प्रेडेटर उन फ्रेंच के लोगों से लड़ने लगता है, और उनकी गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं था। वो उन्हें बड़ी ही आसानी से मार डालता है। दूसरी साइड ताबे और नारू पेड़ से बंधे हुए थे। तभी ताबे नारू से बताता है कि उस शेर को मैंने अकेले नहीं मारा था, बल्कि तुमने पेड़ से गिरने से पहले उस शेर को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से मैं उस शेर को आसानी से मार पाया। ये बात सुनकर नारू को थोड़ा हौसला मिल जाता है। ताबे नारू से बोलता है कि उसे अपनी बहन के ऊपर काफी गर्व है, और वो दोनों उस प्रेडेटर को मार डालेंगे। लेकिन नारू का मानना था कि वो प्रेडेटर नहीं मर सकता, जिस पर ताबे बोलता है कि अगर उसका खून निकलता है तो वो मर सकता है। दूसरी साइड प्रेडेटर फ्रेंच के लोगों से लड़ रहा था। वो उनके ऊपर अपने अलग अलग औजारों को ट्राई कर रहा था, मानो जैसे वो उनके साथ खेल रहा हो। उसके पास एक ऐसी शील्ड थी जो कि किसी भी इंसान की गर्दन बड़ी ही आसानी से अलग कर सकती है। दूसरी साइड नारू अपना दिमाग लगाती है और अपने भाई की और अपनी रस्सी को एक ट्रैप से खोल लेती है। अब नारू अपने डॉग को बचाने के लिए फ्रेंच मैन के बेस पर जाती है, जहाँ उसका सामना काफी सारे फ्रेंच के लोगों से होता है, लेकिन वो उन्हें मार डालती है। तभी वहाँ पर घायल रफेल पहुँच जाता है। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। वो नारू के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वो नारू से बोलता है, अगर तुम मेरा पैर ठीक करने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपनी बंदूक चलाना सिखाऊंगा। नारू उसकी बात मान जाती है और वो उसकी थोड़ी मरहम पट्टी करती है, जिसके बाद वो उसे वही ऑरेंज फूल खिला देती है, जिससे रफेल का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। अब वादे अनुसार रफेल भी उसे अपनी बंदूक चलाना सिखा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रेडेटर पहुँच जाता है। नारू भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। रफेल वहीं लेटा हुआ मरने का ड्रामा करने लगता है। अब क्योंकि प्रेडेटर सिर्फ इंसान को उनकी हीट से पकड़ सकता था, तो वो उसको नहीं देख पाता, क्योंकि रफेल ने वो फूल खा लिया था, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो चुका था। लेकिन तभी प्रेडेटर का पैर रफेल के पैर पर रखा जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और प्रेडेटर उसे भी मार डालता है। लेकिन अब इससे नारू को थोड़ी सीख मिल चुकी थी। वो समझ गई थी इस फूल को खाने से बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और फिर उस इंसान को प्रेडेटर नहीं देख सकता, तो अब इसका फायदा नारू उठाने वाली थी। तभी वहाँ पर नारू का डॉग पहुँच जाता है। वो प्रेडेटर के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन प्रेडेटर उसके ऊपर अपनी लेजर पॉइंट कर देता है। इतने में ही वहाँ पर ताबे पहुँच जाता है। वो प्रेडेटर के सिर पर हमला करता है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि वो अपने मास्क से ही टारगेट पॉइंट करता था, इसीलिए उसका मास्क एक पेड़ के ऊपर टारगेट पॉइंट कर देता है। अब प्रेडेटर जब तीर चलाता है तो वो तीर सारे उस निशाने पर जाकर लगते हैं जहाँ उसका मास्क पॉइंट कर रहा था। इस चीज को नारू नोटिस करती है और वो समझ गई थी कि उसके मास्क के अंदर ही वो टारगेट लगा हुआ है। अब ताबे प्रेडेटर से लड़ने लगता है। वो काफी अच्छा योद्धा था, तो वो उसे थोड़ी टक्कर भी देता है। वो उसे थोड़ा मारता भी है। इस चीज का फायदा उठाकर नारू उसके ऊपर बंदूक से हमला करती है, लेकिन उसे बंदूक अभी पूरी तरीके से चलानी नहीं आई थी। आखिर में प्रेडेटर अपने शिकारियों को तगड़ा देखकर गायब हो जाता है। वो समझ चुका था कि ये शिकारी थोड़े खतरनाक हैं। अब ताबे नारू से बोलता है कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन इतने में ही प्रेडेटर
ताबे के शरीर में 2 तलवार घुसा देता है। अब ताबे मर चुका था। नारू वहाँ से भाग जाती है। नारू घर पहुँचती है और सबको ये बात बता देती है। अपने भाई की मौत के बाद से नारू बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। नारू जंगल में एक नदी के पास बैठी होती है, तभी उसे सामने वो फ्रेंच का लीडर दिख जाता है। वो प्लान बनाती है और उस लीडर को अकेले ही पकड़ लेती है। अब नारू उससे बोलती है उसने उसके भाई को टॉर्चर किया था तो वो भी उसे टॉर्चर करेगी। वो उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करती है। जैसे ही प्रेडेटर उसे मारने के लिए आएगा वो प्रेडेटर पर पीछे से हमला कर देगी। अब नारू उसी फूल को खा लेती है जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और प्रेडेटर उसे स्कैन नहीं कर पाएगा। प्रेडेटर वहां पहुंचता है और बड़ी ही आसानी से उस फ्रेंच लीडर को मार डालता है। नारू उसके ऊपर अलग अलग जगहों से हमला करने लगती है क्योंकि प्रेडेटर उसे अब स्कैन नहीं कर पा रहा था। नारू उसके पीछे से गोली चलाती है जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। अब नारू प्रेडेटर के मास्क को लेकर वहां से भाग जाती है और एक जगह पर ले जाकर रख देती है। वो उस जगह पर काफी सारे ट्रैप तैयार करने लगती है। तभी वहां पर प्रेडेटर पहुंच जाता है। नारू उससे लड़ने लगती है और वो काफी अच्छे योद्धा की तरह उससे लड़ रही थी। इस काम में उसका डॉग भी उसका साथ दे रहा था। वो इतना अच्छा लड़ रही थी कि वो प्रेडेटर का एक हाथ भी काट डालती है। अब प्रेडेटर अपना सबसे खतरनाक औजार निकालता है। वो एक शील्ड के जरिए नारू को मारने वाला था, लेकिन तभी नारू उसका दांत उखाड़कर उसके ही मुंह पर मार देती है। अब वो उसका पैर भी काट देती है और अपनी कुल्हाड़ी में रस्सी की मदद से वो उसको उसी दलदल में गिरा देती है। अब प्रेडेटर के पास अपने तीर का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। दरअसल में नारू यही चाहती थी क्योंकि उसने उसके मास्क को ऐसी जगह पर सेट किया था जहां से उसका मास्क प्रेडेटर के सर पर ही निशाना लगा रहा था। जैसे ही प्रेडेटर तीर चलाता है वो तीर उसके ही सर में आकर लग जाते हैं और प्रेडेटर मर जाता है। अगली सुबह नारू अपने कबीले पहुंचती है। उसके हाथ में प्रेडेटर का कटा हुआ सर था। ये देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा खुश होती है। नारू ने अकेले ही बहुत बड़े शिकारी को मार डाला था, इसीलिए उसे एक काफी खतरनाक योद्धा बना दिया जाता है। वो अपने कबीले की चीफ योद्धा बन जाती है। आखिर में हमें एक ड्राइंग दिखाई जाती है जहाँ पर नारू के कबीले के ऊपर काफी सारी स्पेसशिप पहुंच चुकी हैं, यानी कि वहाँ पर और भी प्रेडेटर आ चुके हैं, यानी कि नारू का